कानपुर में अपराध चरम सीमा पर, कायम हो रहा है जंगल राज। राज्य मंत्री के दखल के बाद दर्ज हुई शिकायत। प्रॉपर्टी डीलर भूमाफिया विनोद पाल ने किया भाजपा कार्यकर्ता पर अपने साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला। लचक कानून व्यवस्था के चलते प्रार्थी ने घंटों थाना बर्रा परिसर में किया इंतजार, पर दर्ज नहीं हुआ मुकदमा। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के दखल के बाद दर्ज हुआ मुकदमा। आपको बताते चले कि यदि आप किसी मंत्री के रिश्तेदार हैं या परिचित हैं तो भी न्याय पाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। कानपुर कमिश्नर पुलिस की कार्यशैली पर बेहतरीन पुलिस की कलई उस वक्त खुल गई जब राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला थाना बर्रा पहुंची और 6 कॉल करने के बाद भी थाना अध्यक्ष ने फोन नहीं उठाया। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का फोन रिसीव न होने पर उच्च अधिकारियों से बात की हुई। सवाल ये उठता है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री को न्याय के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है तो आम जनमानस को न्याय मिलना कितना कठिन हो जाता है। विपक्ष में अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या कानपुर, क्या पूरा उत्तर प्रदेश, हर जगह जंगल राज कायम होता जा रहा है। पुलिस की कार्यशैली निष्क्रियता के साथ साथ अपराधियों को संरक्षण देने का भी आरोप लग चुके हैं बर्रा पुलिस पर। वहीं योगी जी की बेहतरीन शासन व्यवस्था के लिए उच्च अधिकारियों को कड़े निर्देश और आदेश तो देते रहते हैं, आम जनमानस के लिए समय समय पर सुरक्षा का दावा भी करते हैं, पर भ्रष्ट निष्क्रिय बर्रा पुलिस है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावों को खोखला साबित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। पूरी घटना कानपुर के थाना बर्रा से निकल कर आई है। सत्ताधारी राज्य मंत्री को ही यदि इस तरह का सामना करना पड़ रहा है तो थाना बर्रा की कार्यशैली बताने की जरूरत नहीं है। राज्य मंत्री के पति पूर्व विधायक अनिल शुक्ला वारसी ने मीडिया से रूबरू होते हुए जानकारी दी कि एक दबंग भूमाफिया विनोद पाल नाम का व्यक्ति है जिसके द्वारा उनके कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला किया जाता है, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित कार्यकर्ता शाम को 6 बजे बर्रा थाने पहुंचता है, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था और गंभीर चोटें लगी थी, जिसको देखते हुए कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले प्राथमिक इलाज कराना जरूरी समझा और उसके चलते घायल कार्यकर्ता को लेकर पास ही स्थित प्रिया हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पर उसके सिर पे लगभग 7 टाँके लगे और पट्टी करने के बाद दोबारा थाने पहुंचे। तब तक भी कोई सुनवाई नहीं की गई। उसके बाद कार्यकर्ता ने माननीय राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला वारसी जी को कॉल लगाया और कॉल लगाने के बाद मंत्री जी एक कानपुर देहात में कार्यक्रम में थी, जहां से निकलकर वह सीधे बर्रा थाने पहुंची और वहां थाने पर पहुंचकर उन्होंने लगातार 6 कॉलें थाना अध्यक्ष को किया और उनका फोन नहीं उठाया गया। इसके बाद उन्होंने उच्च अधिकारियों को कॉल करके नाराजगी जताई और एसीपी के आने के बाद मामले को संज्ञान में लिया गया और पीड़ित को घंटों इंतजार के बाद मेडिकल के लिए भेजा गया और उचित न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। लिया था मेरे पापा ने द्वारा कि विनोद पाल से और रिश्तेदार को दिलवाया था। और वो मकान कौन है? विनोद पाल जो ओली का बहुत बड़ा भूमाफिया है। अच्छा, भूमाफिया अपने आपको बनाता है, उसके आए दिन झगड़े होते रहते हैं। कौन से कब लिया था मकान आपने? ये मकान काफ़ी समय हो गया है। उसके बाद वो मकान मान तो होगा ये सर 2-1.5 साल के आसपास 1.5 साल पहले, ठीक है। फिर वो मकान को वापस बेच दिया। इनसे लिया कितने गज का प्लाट था? वो 60 गज के आसपास करीब 60 गज का 1.5 साल पहले। हाँ, 1.5 साल पहले लिया गया था और उस प्लाट की बेच दिया उन्होंने, लेकिन वो जमीन हरिजन की थी, पट्टे की, उसका दाखिल खारिज नहीं था। अच्छा, हाँ, मतलब आपके पापा जी ने खरीदा था प्लॉट? नहीं, हमारे मतलब विनोद पाल ने वो मकान हमारे रिश्तेदारों को बेचा था। हमारे पापा ने भी। हाँ, मकान किसका था वो? हरिजन का था, हरिजन का मकान था। हरिजन का का मकान? हरिजन का पट्टे का मकान था और उसका दाखिल खारिज नहीं था, दाखिल खारिज उसका नहीं था। इसके कारण वो जब मकान हम लोगों ने दोबारा बेचा उसको, तब वो उसमें समस्या आई, उसके लिए वहाँ से सम्मन आया उनके। आपके पापा जी के परिचित का मकान था? नहीं, ये मकान विनोद पाल के परिचित, विनोद पाल का उन्होंने दिलवाया। विनोद पाल के परिचित किससे दिलाया? आपके पापा को? नहीं, हमारे रिश्तेदार को। अच्छा, जी हाँ, जिनका नाम शेष नारायण है। शेष नारायण आगे क्या, शेष नारायण जी को दिलाया, जो कि बदरस के निवासी है। हाँ, और उनके बाद उन्होंने वो मकान को बेचा, लेकिन उसका दाखिल खारिज था नहीं, तो उसमें बेचने में हो गई समस्या, उनको बेच दिया गया। अब इन्होंने अलग से केस हुआ, वहाँ से जो हरिजन था उसने केस करा दिया, उसके सम्मन आए हुए हैं उनके घर में, शेष नारायण जी के घर में। उसकी बात करने के लिए पापा ने एक बार मुझे बोला, आज फोन करके
आज उनको फोन करके वहाँ गेस्ट हाउस में आपके बुलाया। पापा जी हाँ, मेरे बुलाया। पिताजी को। उनका क्या ये गेस्ट बात हाउस- करते गेस्ट हैं? हाउस है क्या? जी हाँ, उनका एकता मेमोरियल के बगल में गेस्ट हाउस है। अच्छा। विनोद पाल जी का जो मुँह अभी है यही सब करके उन्होंने हाँ, किया हुआ हाँ, है। अब उन्होंने बुलाया फोन करके, वहाँ 10-15 आदमी इकट्ठे हैं, हाँ। बातचीत करने के बहाने पे पापा अकेले उनको- गए थे? जी, पापा अकेले गए थे हमारे, पापा जी हमारे अकेले गए हुए। अब उनके बाद वहाँ पर मारपीट की, और मारपीट ऐसे की ईंटों से किया हुआ। ये वीडियो देखिए आप। हम देख रहे हैं। नहीं, ये वीडियो देखिए पहले, ऐसे नहीं, वीडियो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये वीडियो इस तरीके से मारपीट की, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो ये चीज़ है, वहाँ पे भाग गए। उसके बाद फोन आया हमारे पास कि ये चीज़ है, तो हमें सूचित हुआ। हम बताइए कि कृष्ण कुमार विनोद थे हमारे ताऊ जी, उन दोनों को पता चला। ताऊ जी का नाम क्या? कृष्ण कुमार विनोद थे हमारे, उनको पता चला। फिर हम लोग उनको लेके सबसे पहले एसपी ऑफिस गए, क्योंकि वो भीम माफिया है। एसपी ऑफिस, हाँ, एसपी ऑफिस कितने बजे गए। कितना? पर ये सर 5 बजे की 5 बजे की। उसके बाद हम लोग यहाँ बर्रा आए, बर्रा पर आए, बर्रा थाने यहाँ पर आए, वहाँ हम लोग सबको दिखाया गया। उसके बाद इनका ब्लड लॉस बहुत हो रहा था, तो मुझे सबसे पहले ये दिखाई दी प्रायोरिटी कि इनकी पहले जान बचाई जाए। बिल्कुल, तो हम सबसे पहले प्रिया अस्पताल पर गए, वहाँ पे हमने उनकी मतलब पट्टी कराई, और उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, क्या ब्लड लॉस हुआ, कितना सब कुछ है, वो सब कुछ वहाँ से इंजेक्शन वगैरह करा के। उनके 6 टाँके लगे हुए हैं यहाँ पे, और वो लगा के वापस लेके हम जब यहाँ पर आए हैं, उसके बाद फिर हमने एप्लीकेशन वगैरह लिखी, तब तक अपना बस इतनी सारी बात। एप्लीकेशन कॉपी है? एप्लीकेशन की कॉपी, हाँ, फोटो खींची हुई है मैंने। मेरा नंबर थोड़ा सा बस चल रहा हूँ, आप अंदर थोड़ा सा ले लो आप। चलो हाँ, बस भाई ऐसे करो। पीछे रोशनी आ रही है। आप थाने आए हुए हैं, क्या है पूरा मामला? यहाँ पे हमारा कार्यकर्ता है महेश तिवारी, तो उसके साथ विनोद पाल नाम का कोई भूमाफिया है जो ज़मीन का काम करता है। उसने उसके साथ मारपीट किया और उसको ज़मीन पे गिरा करके ईंटे से कुचल के बहुत मारा, सर पूरा फट गया। तो उसने मुझे जब फ़ोन किया तो मैंने कहा तुम थाने पे जाओ बर्रा में, मैं एसओ को बोलता हूँ मुकदमा लिखने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। लेकिन वो यहाँ पे आ गया था करीब 6 बजे। इसके बाद फिर किसी ने सुना नहीं थाने में, फिर वो चला गया पट्टी कराने के लिए प्रिया नर्सिंग होम, फिर लौट करके आया, फिर यहाँ कोई नहीं सुन रहा है। फिर मुझे फ़ोन किया तो हम लोग देहात में थे किसी कार्यक्रम में, फिर कार्यक्रम छोड़ करके हम और मंत्री जी दोनों लोग बर्रा थाने में आए। इस बीच में हमने कई बार जो है सीपी साहब को भी फ़ोन लगाया, डीसीपी को फ़ोन लगाया, और इसके बाद फिर जब किसी ने नहीं सुना तो मैंने सीपी साहब के जो पीआरओ हैं उनको बोला कि आप बता दो कि हम लोग मंत्री जी और हम लोग थाने पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो बोल दें उनको जिससे कि कार्रवाई हो जाए। लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आया। डीसीपी का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा मैं छुट्टी पर हूँ, मैं एसीपी को भेज रहा हूँ। अभी प्रदर्शन के बाद तो क्या कार्रवाई हुई है? अभी एसीपी आए हैं, उनके आने के बाद अब शायद मेडिकल के लिए भेजा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 6 बजकर के से ले करके इस समय करीब 10:30 बजा है, 4.5 घंटे हो गए हैं, और इतनी देर में तो इतना खून बह गया। अगर उसका इलाज ना ये लोग कराए होते पहले प्रिया नर्सिंग होम ले जा करके, तो आज मर भी सकता था। तो इतना केयरलेसली पुलिस काम कर रही है। ये कानपुर नगर की पुलिसिंग व्यवस्था बहुत ज़्यादा ध्वस्त है। अभी आपसे पुलिस अधिकारियों ने कोई आश्वासन दिया है किसी प्रकार का? अब हमको तो यही कहा कि मैं उनको पकड़वाता हूँ जो अपराधी हैं, और उनके खिलाफ जो है कड़ा से कड़े कार्रवाई करते हैं। धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा लिखने के लिए आदेश किया है एसीपी साहब ने, और अभी माननीय मंत्री जी ने भी बात किया ऊपर अधिकारियों से, तो अब कार्रवाई हो रही है। लेकिन मेरा कहना इतना है कि थाने चौकी इसीलिए बने हैं कि किसी के साथ अन्याय हो तो तुरंत उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है और अपराधियों के साथ मिल जाती है तो फिर जंगल राज कायम हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये उसी तरह से पुलिसिंग हो रही जैसे समाजवादी पार्टी के टाइम पे एक व्यवस्था थी कि पुलिस अपराधियों से मिली रहती थी और एक आदमी जो है ज़बरदस्ती पीटा जाता था, मारा जाता था। तो अभी कुछ लोग हैं ऐसे जिनको सुधारना बाकी है। तो मैं तो यही कहूँगा बड़े अधिकारियों से कि थाने की जिम्मेदारी सोच समझ के दें और जो काबिल हों उनको दें। जो है अगर जो लोग काबिल नहीं हैं, दोज हु आर नॉट एबल टू कंट्रोल द
law and order situation of the police station, the area allotted to them, they should leave the post and they should do some other job, other work. They are not fit for the पुलिस स्टेशन ऑफिसर। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो बड़े अधिकारी हैं कि ऐसे लोगों को थाने से हटा करके और किसी दूसरे काम पे लगा दें और जो काम करने वाले लोग हैं उनको थाने में बैठा लें।